गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लाकर के अपनी क्लास को एंड किया था। स्पेसिफिक हीट रिलेशन, मेयर्स फार्मूला। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर योर सीबीएसई एग्जामिनेशन। कॉन्सेप्ट भी काफी सारे यहाँ से क्लियर होंगे डियर स्टूडेंट्स, और बहुत आसान भी है। यहाँ आप लोगों को एक चीज और भी बड़ी मजेदार से मिलेगी। आज जो मैं ये ड्राइव करके आपको दिखाऊंगा ये थोड़ा सा फर्क होगा, जैसा कि हमने यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है। तो आप कीनली दोनों ही जो नोटेशंस हैं उनको मेंशन करेंगे, दोनों को ही लिखेंगे, और आपको जो अच्छा लगेगा वो आप जाकर के एक एग्जामिनेशन में लिख करके आएंगे डियर स्टूडेंट्स। और मोस्टली आप लोगों के एग्जाम में ये 2 या 3 मार्क्स में मिलता ही मिलता है डियर स्टूडेंट्स। मेयर रिलेशन है क्या? मेयर रिलेशन बड़ा सिंपल सा, मोलर स्पेसिफिक हीट Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। मोलर स्पेसिफिक हीट Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। ये कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है। बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है डियर स्टूडेंट्स। इसको पढ़ने के लिए कुछ प्रैक्टिकल बातें हम लोग यहां पे सीखेंगे और उन्हीं को फिर फिजिक्स की लैंग्वेज में लिख करके अपना डेरिवेशन कर देंगे। 6-7 लाइनों का कुल मिलाकर के छोटा सा डेरिवेशन है, मजा आएगा, आप एंजॉय करेंगे। चलिए पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं। हमारे पास में दूध है और उस दूध को हमें बॉयल करना है। अब चूंकि फिजिक्स के बच्चे हैं तो हम लोग पहले जो अच्छा वाला तरीका है फिजिक्स का, जिसमें हम लोग कुकर के अंदर रख करके दूध बॉयल करते हैं, वो काम करेंगे। इस कुकर के अंदर सीटी लगी हुई है और इसमें ये मान लीजिए आपका दूध है और ये आप यहां से इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहला काम। अब पहले काम के लिए मैं जरा एक इक्वेशन बनाना चाहूंगा, और दूध की क्वांटिटी भी बड़ी मजेदार है। फिजिक्स वाली क्वांटिटी हम लोग लेते हैं, केमिस्ट्री वाली क्वांटिटी लेते हैं। यहां हम दूध लीटर में नहीं लेते, किलोग्राम में नहीं लेते, हम यहां पे लेते हैं 1 मोल। क्या लेते हैं डियर स्टूडेंट्स? 1 मोल। अब जरा मैं यहां से जो हीट एनर्जी सप्लाई की हुई है dq, और यहां जो होने वाले चेंजेस हैं उनको लिखता हूं FLTD की फॉर्म में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की फॉर्म में। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? dq इक्वल्स टू व्हाट? du प्लस pdv। यही तो फर्स्ट लॉ है। अब इसमें वैल्यू डालता हूं मैं, तो dq जो एनर्जी मैं यहां से दे रहा हूं दैट इज सिंपल, क्या? mcvdt। वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए मैंने यहां पे Cv लिखा है, इक्वल्स टू du प्लस 0। डियर स्टूडेंट, 0 क्यों कहा? क्योंकि अगेन यहां पे वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन होगा ही नहीं तो 0। अब देखिए बड़ा मजेदार सा केस, अगर मैं मोलर स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ मोल ले रहा हूं, तो ये मेरा m नहीं आएगा, अब m की जगह पे आएगा 1 मोल। तो जब 1 मोल आएगा तो मैं इस इक्वेशन को लिख पाऊंगा Cv dt इक्वल्स टू du। डियर स्टूडेंट्स, पहला रिजल्ट मेरा ये आ गया। कहां से आ गया? मैंने 1 मोल सब्सटेंस को हीटअप किया, एनर्जी प्रोवाइड की, किसके अंदर? एक क्लोज चैम्बर के अंदर जिसका वॉल्यूम फिक्स है। अब तक दूध था, पानी था, क्या बॉयल कर रहे थे, कैसे बॉयल कर रहे थे, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में मुझे क्या लिखना है मैंने ये बोल दिया। दोबारा से बोल देता हूं, ठीक है। मैंने कोई सब्सटेंस लिया, कितना? 1 मोल, उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एनर्जी सप्लाई की dq। इस पूरे प्रोसेस को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर्म में लिखने की कोशिश की। वर्क डन 0 होगा, du में चेंज होगा, किसके बराबर होगा? mcv डेल्टा t के बराबर। m मेरा यहां पे है नहीं, 1 मोल है, इसलिए मैंने यहां पे 1 मोल के लिए इक्वेशन प्लेस कर दी। डियर स्टूडेंट्स, अब अगली बात करते हैं। दूध तो वही है, 1 मोल ही दूध है, लेकिन अब मैं उसको किसमें बॉयल कर रहा हूं? अब मैं डियर स्टूडेंट्स उसको बॉयल कर रहा हूं किसके अंदर? नॉर्मल भगोने के अंदर। इसमें सीटी वीटी नहीं लगी हुई। इसके लिए फर्दर मैं क्या करता हूं डियर स्टूडेंट्स? वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज करता हूं। अब मैं लिखूंगा यहां पे dq डैश, जो मैंने यहां से दिया। अब डियर स्टूडेंट, dq डैश मैंने क्यों लिखा? भैया सबको पता है कुकर में दूध बॉयल करूंगा या किसी सब्सटेंस को हीट अप करूंगा तो अलग एनर्जी लगेगी, खुले भगोने में करूंगा तो अलग एनर्जी लगेगी, इसलिए मैंने dq डैश लिखा इक्वल्स टू du, साथ में क्या? pdv। डियर स्टूडेंट्स, अब तो यहां दूध बॉयल होकर के ऊपर तक आएगा, जब ऊपर तक आएगा तो dv होगा, जब dv होगा तो वर्क डन भी होगा। इस वर्क डन को मैंने dpdv लिखा।
अब अगर मैं dq डैश की बात करता हूं तो ये मेरे पास आता है क्या, Cp dt। चूंकि मेरा 1 मोल का कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने यहां पे अगेन मास नहीं लिखा। अब मैं बात करता हूं du की। du क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज है, किसका, मिल्क का। भैया सबस्टांस तो वही है, मिल्क तो वही है जो दोनों केसेस में हमने ले रखा था, सेम है। तो मैं ऊपर से du की वैल्यू लेकर के डाल सकता हूं, दैट इज Cv dt। साथ में क्या आ रहा था डियर स्टूडेंट, साथ में आ रहा था P इंटू dV। नोट करते रहना साथ के साथ। बस हो गया मेयर रिलेशन का प्रूफ। अब तो कुछ बचा ही नहीं बच्चों, अब तो बचा सिर्फ और सिर्फ इसको चेंज करना। तो इसको चेंज करके भी दिखा देते हैं। देखिए क्या है, मेरे पास जनरल इक्वेशन होती है PD इक्वल्स टू nRT। मैंने नंबर ऑफ मोल यहां पे कितना ले रखा है, 1, इसलिए ये हो गया 1। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं। यहां पे वेरिंग क्या है, वेरिंग है मेरा वॉल्यूम। वॉल्यूम वेरिंग है तो मैं इसको, प्रेशर तो मेरा कांस्टेंट है, तो मैं इसको लिखता हूं PdV इक्वल्स टू RdT। अब कोई बच्चा ये मत कहना कि ऊपर से नीचे तक आते आते T छोटा कैसे हो गया। डियर स्टूडेंट्स, T क्या था यहां पे, टेम्परेचर। यहां हम लोग स्मॉल dt से क्या डिनोट कर रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर। आपका मन है यहां पे भी स्मॉल लिख लो, ठीक है। अब नहीं कहोगे कि बड़े से छोटा कैसे हो गया, जनरल नोटेशन होता है, हमने वही लिया और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बस। अब कुछ नहीं करना डियर स्टूडेंट्स। ये RT वैल्यू उठाओ, किसकी है, PdV की है, और इस इक्वेशन में डाल दो। ये आपके पास आ जाएगा Cp माइनस Cv मल्टीप्लाइड बाई dt इज इक्वल्स टू PdV के जगह पे यूज करोगे क्या, RdT। dt से dt कैंसिल आउट करोगे, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। किसके लिए, 1 मोल के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है छोटा सा क्या, मेयर रिलेशन। ये आप लोगों को 2 मार्क्स में मिलता है। अब जितना मैंने यहां पे बोला, डिक्टेट किया, वो सारा जब लिखूंगा तो कुछ तो मुझे लिखना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप ये सारी कहानी लिख के आएंगे, ये समझने के लिए है। जो लिख के आएंगे वो हाईलाइटेड है, जो भी हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट है वो जरूर आपने लिखना है। बाकी आप उसमें कुछ एडिशनल लिख सकते हैं तो लिखिए। और ये प्रूफ, और बेटर होगा कि आप ये दोनों डायग्राम भी बना दें, ठीक है। पहले डायग्राम में कहें क्या, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। दूसरे डायग्राम में कहें क्या, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले भी था, बाद में भी है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, साथ में देखिए, यहां जो डेरिवेशन हमने लिख रखा है वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल एक्सप्लेन कर रखा है। अब जो कमजोर दिल वाले बच्चे हैं वो तो कोई भी एक ही करना, या तो ये करना या तो वो करना। लेकिन जिन बच्चों को IIT में, नीट में सिलेक्शन चाहिए, उनको तो दोनों करने चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा, वरना तो वीडियो पॉज करके नोट करते रहिएगा। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर मूविंग फॉरवर्ड। डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहां भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। पहले मैंने Cv के लिए इक्वेशन निकाली है, डेल्टा V को कांस्टेंट करते हुए। फिर मैंने वही कॉन्सेप्ट यहां पे डाला है। जो ऊपर से मेरा चेंज इन du है, उसी चेंज इन du को नीचे प्लेस किया है। Cp माइनस Cv इक्वल्स टू ये मेरे को मिल गया। यहां मैंने डिफरेंशिएट करने की कोशिश की, डिफरेंशिएट करके आपको वैल्यू डाल दी। इस तरह से ये मेरा Cp माइनस Cv अगेन मिल जाता है। तो यहां भी कोई चेंज नहीं है, वही सारी चीजें हैं। चलिए अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। अब कुछ बच्चे खुश हो जाते हैं, ओ सर के नोट्स मिल गए, नोट्स से सब कुछ हो जाएगा। अरे भैया, नोट्स तो हर जगह मिल जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह पड़े हुए हैं, कहीं से भी उठा सकता है, कोई भी उठा सकता है। लेकिन नोट्स के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी ध्यान से देखना है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। चलिए डियर स्टूडेंट्स, सब कुछ थ्योरेटिकल बातें हम लोग करना चाहेंगे। अगेन हम लोग टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिकल सिस्टम की बात करना चाहेंगे। डिफरेंट टाइप के हमारे थर्मोडायनामिकल सिस्टम होते हैं, इनको हम लोग यहाँ पे अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं। काफी सारी बातें तो आप लोग जानते भी हैं, और इसके बेसिस पे आगे की स्टडीज हम लोगों की कंटिन्यू होंगी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला प्रोसेस आता है हम लोगों का आइसोथर्मल प्रोसेस। नाम से ही क्लियर हो रहा है, आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। जब टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब मैं इसको कांस्टेंट टेम्परेचर कह सकता हूं। कांस्टेंट टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब डेल्टा टी हमेशा 0 होगा, चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा। तो ऐसे प्रोसेस जिनमें चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता वो मेरे आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाते हैं।
फिर मेरा आता है आइसोबैरिक। आइसो बोले तो अगेन सेम, बैरिक बोले तो प्रेशर। बैरोमीटर याद आ गया होगा आप लोगों को, यस एब्सोल्युटली। तो आइसोबैरिक प्रोसेस जिसमें कांस्टेंट प्रेशर रहता है। अरे बड़ा सिंपल सा, भगोने में आपने भी दूध बॉईल किया था 2 मिनट पहले, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर हमेशा बना रहता है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस होगा। इसके बाद में आइसोकोरिक। आइसो बोले तो कांस्टेंट और सेम, कोरिक बोले तो वॉल्यूम। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता हो। अभी 2 मिनट पहले आप लोगों ने अगेन क्या किया था, कुकर के अंदर दूध बॉईल किया था। कुछ बच्चे तो ये कह रहे हैं कुकर के अंदर दूध हमने तो कभी बॉईल किया नहीं। अब भैया नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूं, अभी जाना किसी शॉप पे और पूछ के आना कि दूध बॉईल करने के लिए कुकर आता है क्या, तो पता लग जाएगा कि हाँ आता है, आपने यूज करते एक अलग बात है। चलिए, तो आइसोकोरिक प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वाला हो गया। आइसोबैरिक प्रोसेस भगोने वाला केस हमारा हो गया। आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। एवोपरेशन को आप कह सकते हैं, एवोपरेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है नॉर्मली, बड़ा स्लो प्रोसेस है इसलिए। आगे हम लोग बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें dq 0 है, यानी कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, दैट विल बी टर्म्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस। ये 4 तरह के प्रोसेस आपको समझ में आ गए होंगे। अब इन 4 तरह के प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। एक टेबुलर फॉर्म में भी हम लोग इसको दे रहे हैं, जैसे कि आप बिल्कुल क्विक रिवीजन कर पाए। आइसोथर्मल में कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोबैरिक में कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट और एडियाबैटिक में हीट एनर्जी का फ्लो बिल्कुल भी नहीं, यानी डेल्टा क्यू। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एक नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस की बात हम लोग करेंगे, क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जो बहुत स्लो है, ऑलमोस्ट स्टैटिक है। क्या कहलाता है, क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस कहलाता है। नाम हमने यहां दिया है, एनी इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन थर्मल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए, कहने के लिए ये आसान काम नहीं है कि कोई प्रोसेस थर्मली और केमिकली इक्विलिब्रियम में हो, लेकिन हो सकता है अगर हम बहुत ही स्लो प्रोसेस कोई भी ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स, सराउंडिंग और प्रोसेस, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है एज वेल एज केमिकल इक्विलिब्रियम है, बहुत स्लो प्रोसेस हमारा कोई हो रहा है, तो हम उसे क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस के नाम से जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एसेंशियल कंडीशंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए, बड़ा मजेदार सा केस जो अभी हमने ऊपर 5 तरह के केसेस वो पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, उनको करने के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस की बात करेंगे। भैया, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो भी हम सिस्टम की वॉल्स ले रहे हैं, इट मे बी ओपन बाउंड्री और क्लोज बाउंड्री, उसमें निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, हीट एनर्जी के एक्सचेंज का पूरा प्रबंध होना चाहिए। फ्रीली अलाउ हो हीट अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने के लिए, तभी ये बात पॉसिबल है। और ये तभी पॉसिबल है जब परफेक्टली कंडक्टिंग हम लोग वॉल्स लेंगे। और कंडक्टिंग वॉल्स किसकी हो सकती हैं, चांदी की हो सकती हैं, सिल्वर की हो सकती हैं। चलिए, डियर स्टूडेंट्स, सेकंड केस आता है हमारा प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन का। वेरी स्लो प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन हम लेते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें बड़े आराम से हीट एनर्जी जो है वो हमारी क्या हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर जाए। स्लो एक्सपेंशन का भी केस हम लोग ले सकते हैं, अगर बहुत स्लो एक्सपेंशन है तब भी हम लोग उसको कह सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे। ये तो हम लोगों ने एसेंशियल कंडीशन की बात की, अब हम लोग इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो ये है the ideal gas equation for n mole of a gas equals to Pv equals to nRT। अब यहां पे टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो Pv इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये बात बिल्कुल अंडरस्टूड है कि जो इंटरनल एनर्जी है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। डियर स्टूडेंट्स, Pv इक्वल्स टू nRT में n कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T इसलिए कांस्टेंट क्योंकि आइसोथर्मल है। इस तरह से Pv कांस्टेंट हो गया। Pv कांस्टेंट हो गया, या मैं दूसरी तरफ कहना चाहूं टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगा। अब अगर मैं इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स FLTD डाल दूं, तो डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U PdV
दैट इज इक्वल टू 0, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, प्लस पीडीवी, या आप कह सकते हैं कि जो भी हीट एनर्जी आप दोगे वो वर्क डन करने में लग जाएगी। जो भी हीट एनर्जी आप दोगे वो वर्क डन करने में लग जाएगी। अब वो वर्क डन कितना होगा, मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं, दैट इज वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। स्टूडेंट्स, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इन सबकी जरूरत हम लोगों को आगे आने वाली थर्मोडायनामिक्स में पड़ेगी, तो डायरेक्टली ये भी डेरिवेशंस आपको मिल जाते हैं। एज वेल एज रेफ्रिजरेटर की बात करते हो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करते हो, तो वहां इन चीजों की जरूरत होती है। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, स्टूडेंट्स प्रोसेस मेरा आइसोथर्मल है, तो उसमें वर्क डन कैसे मैं निकाल सकता हूं, ये बड़ा फेबुलस सा कॉन्सेप्ट जो पीछे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बार बार रिपीट होता चला जा रहा है। जिन बच्चों ने पीछे की क्लास नहीं ली है वो भी आराम से कर सकते हैं। देखिए ये कंडक्टिंग वॉल्स, यहाँ पे कोई गैस हम लोगों ने ले ली, अब इसको हम लोगों ने हीट एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू किया, जिसकी वजह से ये ऊपर उठ गया, वॉल्यूम बढ़ेगा, ऑब्वियस है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन का कॉन्सेप्ट आएगा, कैसे आएगा, प्रेशर इनटू एरिया दैट इज फोर्स, डिस्प्लेसमेंट आप जानते ही हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। अब अगर मैं A और dx इन दोनों को आपस में मिला देता हूं, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, इस तरह से dw इक्वल्स टू मेरे को मिल जाता है P इंटू dv। ये बात मैंने यहां समझाई, पहले भी बहुत बार हम लोग समझ चुके हैं इसको। अब जरा मैथमेटिकली हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो मैथमेटिकली देखिए क्या वेक्टर से कैसे निकल के आता है। मैंने यहां इंटीग्रल फॉर्म में निकाला हुआ है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस दैट इज P इंटू dv, इनिशियल वॉल्यूम मेरा V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है। अब नो डाउट मेरे को वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में प्रेशर का इंटीग्रेशन करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब आप कहेंगे साहब क्यों पॉसिबल नहीं है, और भैया इसलिए पॉसिबल नहीं है कि प्रेशर तो कांस्टेंट है, खुले भगोने के अंदर काम कर रहे हो आप, तो फिर क्या करें, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। हमारे पास इक्वेशन थी PV इक्वल्स टू nRT। मैं यहां से क्या करता हूं, प्रेशर को सेपरेट करता हूं और nRT ओवर V लिख देता हूं। अब एक बच्चा पीछे से कहेगा कि सर पहले एक कांस्टेंट था, अब 3 कांस्टेंट आ गए, फायदा क्या हुआ? भैया बहुत बड़ा फायदा हुआ, V मिल गया मेरे को। जैसे ही V मेरे को मिला तो मैं अब इस dV के रेस्पेक्ट में V का इंटीग्रेशन कर सकता हूं, डाल देता हूं वैल्यू। ये मैंने वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस लिखा, सेम कॉन्सेप्ट, जो प्रेशर की वैल्यू थी उसकी जगह पे मैंने डाल दिया nRT ओवर V। अब देखिए nRT ये सब कांस्टेंट है तो मैंने बाहर निकाल दिया, ये आ गया 1 अपॉन V dV। अब यहां फिर फंस गए, कैसे फंस गए, एक इंटीग्रेशन का छोटा सा फॉर्मूला पढ़ के आए थे, x टू पावर n dx इंटीग्रेशन इक्वल्स टू x टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। अब ये फॉर्मूला यहां फेल हो गया। कैसे फेल हो गया? क्योंकि यहां पर n की वैल्यू है -1। जैसे ही n की वैल्यू -1 डालोगे, अरे भैया 1 अपॉन v है तो 1 अपॉन v को आप लोग लिख सकते हो v टू पावर -1। तो n की वैल्यू -1 जैसे ही डाली तो ये हो गया -1 प्लस 1 ओवर -1 प्लस 1। ये तो भैया क्या आ गया, इंफिनिटी आ गया। इसका मतलब ये तो फॉर्मूला हो गया फेल हो गया। तो भैया नया फॉर्मूला एक पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन का, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, बायो वाले बच्चे थोड़े जरूर ध्यान से देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही मेरे पास ये कॉन्सेप्ट आता है 1 अपॉन v dv, तो मैं एक नया फॉर्मूला पढ़ता हूं और इसको लिखता हूं log v। इसका जो इंटीग्रेशन है, इस पूरे का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, log v होता है। ध्यान रहे ये log v जो है वो e बेस है। अब 2 तरह का log होता है, आप लोग पढ़ के आए होंगे, मैंने 0th चैप्टर में करा भी रखा है, यहां पे 0th चैप्टर थोड़ा ध्यान से कर लेना, मिल जाएगा आपको। तो log e बेस v, अब इसमें लिमिट्स मेरी v1 से v2 है, मैं क्या करता हूं, nRT को बाहर लेता हूं, log v2 दैट इज फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, log e बेस है, मैंने यहां पे लिखा नहीं है, सिर्फ ln रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। ये एक log का मैंने फॉर्मूला यूज किया कि अगर यहां पे माइनस का साइन होता है तो ये डिवीजन में चला जाता है, ऊपर आएगा v2 और माइनस के बाद में आ रहा है v1, इसलिए नीचे आएगा v1। डियर स्टूडेंट्स, इस log को जो मेरा e बेस आ रहा था, अगर log बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहता हूं
तो log e बेस को अगर मैं log बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो एक छोटा सा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पे आता है, दैट इज 2.303। अब ये मेरे पास log बेस 10 हो गया। मैंने यहां ln वर्ड यूज कर रखा है और यहां पे log पूरा यूज कर रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये log बेस 10 है और ये ऊपर log बेस e है। इस तरह से वर्क डन का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे पास आ गया 2.303 nRT log V2 over V1। लेटर मैं V2 over V1 को रिप्लेस कर सकता हूं P1 over P2 में। ध्यान रहे ये V2 over V1 है और ये P1 upon P2 है। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, मतलब एक छोटा डेरिवेशन है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो अभी डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, हमने सिंपली यहां पे इसको क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो आई होप सो ये वर्क डन का छोटा सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट और करा दूंगा। जहां तक डेरिवेशन की बात है तो आज की क्लास में हम लोग और डेरिवेशन नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज ऑफ 2 डेरिवेशन हम लोगों ने यहाँ पे कर ली है। अब जो कमजोर दिल वाले बच्चे हैं वो थोड़ा जरूर परेशान हो जाएंगे। तो आज की क्लास में डेरिवेशन बस इतना ही करेंगे। थ्योरेटिकल एक कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे प्रोसेसेस जिनमें हीट एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं होता, एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हीट एनर्जी का एक्सचेंज ना हो ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स हो। मैं इस तरह का एक कोई सिस्टम ले लूं, इस सिस्टम की दीवारों को ऐसा बना दूं जहां से हीट एनर्जी बिल्कुल एक्सचेंज ही ना हो। जैसे ठंड के दिनों में आप 4 रजाई ओढ़ के सोते हो ना, जिससे अंदर की हीट बाहर ना जा सके, बाहर की हीट अंदर ना जा सके। बस तो मेरा ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पे नो डाउट मेरे को एडियाबेटिक वॉल्स लेनी होती हैं जिनसे हीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट इधर से उधर ना जाए। एक तरीका और भी हो सकता है, क्या? ऑल ऑफ सडन मैं कोई भी प्रोसेस एडॉप्ट कर दूं, ऑल ऑफ सडन कंप्रेशन कर दूं, ऑल ऑफ सडन एक्सपेंशन कर दूं, तो ऐसी स्थिति में हीट एक्सचेंज का टाइम ही नहीं मिलेगा। हीट एक्सचेंज होने में कुछ तो टाइम लगेगा, वो टाइम ही नहीं मिलेगा। जब टाइम ही नहीं मिलेगा तो एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा बच्चों। बस तो देखिए, ये नॉन कंडक्टिंग वॉल्स के साथ में पहला केस दिया, दूसरा फिर दे दिया ऑल ऑफ सडन कंप्रेशन या ऑल ऑफ सडन एक्सपेंशन का। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों ने पढ़ लिए। इवन एसेंशियल कंडीशंस की भी बात कर ली कि एसेंशियल कंडीशंस एडियाबेटिक प्रोसेसेस के लिए क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो बच्चों, जैसा मैंने अभी कमिट किया था आपसे कि डेरिवेशन के नाम पे आज हम सिर्फ यही 2 डेरिवेशन करेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और पहले वाला इंपॉर्टेंस मिरर्स रिलेशन वाला तो काफी इंपॉर्टेंट है, वो तो आप लोगों से जनरली डिस्कस होता ही होता है एग्जाम में। दूसरा भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी भी जरूरत हम लोगों को काफी कुछ होती है। तो बस आज इतना ही। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।